वेलकम बैक। तो आइए अब न्यूमेरिकल पे हम बात करते हैं बेटा। अभी न्यूमेरिकल पर कुछ विशेष चर्चाएं नहीं हुई हैं। आइए न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम लोग। क्लास 9 का न्यूमेरिकल से है, मोशन चैप्टर से। कहां से? ये आपके मोशन चैप्टर से न्यूमेरिकल है, क्लास 9। क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं, 2 स्टोन आर थ्रोन वर्टिकली साइमल्टेनियसली विथ देयर इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। 2 स्टोन ऊपर की साइड फेंके जा रहे हैं, 2 स्टोन साइमल्टेनियसली ऊपर की साइड जा रहे हैं, जिनकी वेलोसिटी क्या है? u1 और u2 है। एक साथ ऊपर की तरफ फेंके जा रहे हैं रिस्पेक्टिवली। करें, प्रूव करिए द हाइट रीच्ड बाय देम वुड बी इन द रेशियो u1 स्क्वायर रेज टू u2 स्क्वायर। ये दोनों का हाइट रेशियो पूछ रखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर डियर क्या हुआ है कि 2 स्टोन है, 2 स्टोन है। पहला देखिए स्टोन ये है, दूसरा स्टोन ये है। दोनों को साइमल्टेनियसली ऊपर की साइड फेंका गया है एक साथ, ठीक है, जो कि ये u1 से है और ये u2 से है। यानी दोनों का ऐसा नहीं बोला गया कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों को ऊपर की साइड रीच्ड किया गया है। और बोल रहे हैं कि ये दोनों जब ऊपर की साइड, ऐसे देखो कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड जाएगा तो एक वक्त आएगा जब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। एक वक्त आएगा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। और मैं बार बार बोला हूं कि जब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 होती है तो हम मोशन के थर्ड इक्वेशन यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as का यूज करते हैं। इस इक्वेशन का यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को 2as, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। यदि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट चलते चलते उसकी स्पीड डिक्रीज होने लगती है, उसके एक्सेलरेशन में एक रिटार्डेशन होने लगता है, एक हमको निगेटिविटी मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो ये कहीं कहीं बात सत्य होती है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो रही है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यदि 0 हो रही है तो ऑब्जेक्ट कहां पर जा रहा है? रेस्ट पर जा रहा है। क्लियर? तो पहले कंडीशन में फॉर द फर्स्ट स्टोन, हम पहले स्टोन की बात कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? s तो मैंने u1 दिया। एक्सेलरेशन क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पर g की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस होगी। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड नीचे की तरफ आता, तब वो क्या होता? जब वो नीचे की तरफ आता तो क्या होता? प्लस g, क्योंकि वो इफेक्टेबल होता है। यहां पर मैंने बता रखा था ऊपर जाने पर वेलोसिटी क्या होगी? 0। और s इक्वल टू h1, मैंने पहले का हाइट h1 ले लिया और दूसरे का हाइट h2 ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ? यूजिंग मोशन थर्ड इक्वेशन, जो मैंने अभी आपको बता रखा है कि मोशन थर्ड इक्वेशन का यूज आप वहां पर करेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट चलते चलते रिटार्ड होने लगे और उसकी जो वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो यूजिंग मोशन थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब वैल्यू तो वहां पर जाकर रुक गई ऊपर की साइड, 0 रखना, u1 2gh1, और यहां सॉल्व करके आपने क्या किया? u1 की वैल्यू निकाल लिया और h1 निकाल लिया, यानी पहले की हाइट आपको पता चल गई। सेम थिंग दूसरे स्टोन पर चलिए, u2 हो गया, ये s2। नाउ अगेन फ्रॉम मोशन थर्ड इक्वेशन, फिर से आपने इसको यूज किया और ये फिर आपसे एक इक्वेशन फिर मिल गया जिसको हम बोलेंगे h2 के फॉर्म में। तो एक इक्वेशन आपको मिला किसके फॉर्म में? h1। एक इक्वेशन का मिला h2। 2 फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं। अब डियर देखिए दोनों इक्वेशंस के अंदर आपने किस इक्वेशन का यूज किया? थर्ड इक्वेशन का। और दोनों में स्टोन को एक साथ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया था। तो एक का आपने h1 निकाल लिया, एक का आपने h2 निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ द मोशन थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है? इन्होंने बोला है कि हमें रेशियो चाहिए। इनको क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। तो रेशियो के लिए क्या करेंगे? आइए, रेशियो के लिए h1 अपान h2, h1 अपान h2। h1 क्या है? u1 स्क्वायर अपान 2g, u1 स्क्वायर अपान 2g, और h2 क्या है? u2 स्क्वायर अपान 2g। ये 2 फॉर्मेशन मिले। अब क्या करेंगे? u1 स्क्वायर अपान 2g इंटू 2g अपान u2 स्क्वायर। 2g से 2g कैंसिल हो गया,
आपको क्या मिला, u1 स्क्वायर अपान u2 स्क्वायर। यानी दोनों का अगर रेशियो की बात हम करें तो वो निकल रहा है h1 अपान h2 u1 स्क्वायर अपान u2 स्क्वायर। क्लियर? तो ये रहा इनका फिक्स आंसर। ठीक है, दो स्टोन को एक साथ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया था, जहां पर इनकी फाइनल वेलोसिटी थोड़े समय के बाद क्या हो रही है, 0 हो रही है, और इनका h1 है, इनकी हाइट मैंने h2 ले लिया। अगर पार्टिकल ऊपर की साइड अगर जा रहा है डायरेक्शन बनाते हुए, ऊपर की साइड अगर मूव कर रहा है तो g की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे निगेटिव होती चली जाती है। ठीक है, यहां आपने मोशन थर्ड इक्वेशन का यूज किया, यहां पर भी आपने मोशन थर्ड इक्वेशन का यूज किया। ये पहले स्टोन की बात थी, यहां पर दूसरे स्टोन की बात थी। ठीक है, थोड़ा इन साइड के कॉन्सेप्ट को लीजिए। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट। एक साइक्लिस्ट एक सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहे हैं। ठीक है, अब कितने टाइम के लिए रन कर रहा है, 2 मिनट। 2 मिनट के लिए रनिंग हो रही है। साइक्लिस्ट सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहा है, कितने मिनट के लिए, 2 मिनट। कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 110, यानी कि 110 मीटर का सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है, देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। उस साइक्लिस्ट की स्पीड कैलकुलेट करनी है। कैसे निकलेगा, पहले तो चलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 2 मिनट। अगर मैं साइक्लिस्ट का एक डायग्राम बनाऊं, यहां देखिए, ये ट्रैक हो गई, ट्रैक हो गया। अब वो साइक्लिस्ट क्या कर रहा है कि इस ट्रैक पर मूव कर रहा है, इस ट्रैक पर मूविंग उनकी स्टार्ट है, और यहां पर स्पीड की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और यहां पर होता है आपका सेंट्रीपिटल। ये सेंट्रीपिटल फोर्सेस होते हैं जो कि सेंटर से कितना रेडियस बना काम करते हैं, आर। इस पर चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो पूरा डिस्टेंस जो सर्कुलर ट्रैक, देखो डिस्टेंस तो आपका ये भी होता है जिसको आप लीनियर ट्रैक करते हो, लेकिन इसी डिस्टेंस को हमने क्या किया, बेंड करके किसमें कन्वर्ट कर दिया है, सर्कुलर ट्रैक में। तो जब डिस्टेंस को सर्कुलर ट्रैक में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर लिखते हैं कि ये पूरा पूरा डिस्टेंस एक सरकमफ्रेंस के फॉर्म में आ रहा है, एक सरकमफ्रेंस की तरीके से अब इसको लिखा जाता है। ठीक है, जैसे लीनियर डिस्टेंस होती है ना, लीनियर डिस्टेंस, तो लीनियर डिस्टेंस को हमने क्या किया, बेंड कर दिया। तो जब हम बेंड करेंगे तो वो सर्कुलर बन जाएगा। वो जो सर्कुलर होता है वो किसके फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं, सरकमफ्रेंस, जो कि देखिए यहां लिखा हुआ है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 2 मिनट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। क्लियर? अच्छा, अब सर्कुलर ट्रैक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। चलो, तो 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई की वैल्यू 22/7, इनको रखा गया इंटू 110, इनको सॉल्व किए, ये वैल्यू निकल गई। ठीक है, अच्छा टाइम कितना ले रहा था इस रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो टाइम कितना ले रहा था, ये रोटेशन, इस रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए वो ले रहे थे 2 मिनट। तो t इज इक्वल टू 2 मिनट को आप कन्वर्ट कर दो 2 इंटू 60, यानी कुल मिला के 120 सेकेंड लग रहा था, ये ले लिया, तो टाइम हो गया आपका 120 सेकेंड। हेंस स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट के मुख्य क्या निकालना है, स्पीड। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो आप चल चुके, डिस्टेंस का कैलकुलेशन भी आ चुका। क्या आया डिस्टेंस का कैलकुलेशन, आपके पास ये आ चुका है, इसको ले जाकर मैंने यहां पुट किया, इस फार्मूले में मैंने पुट किया है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर देना है, तो कितना हो जाए ये, ठीक है, ये कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 4 8 4 7 इंटू 12, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, अब ये v इज इक्वल टू 121/7 इंटू 3, इनको सॉल्व करिए, और जो भी आंसर आएगा, या 5 पॉइंट कुछ करके आंसर जाएगा इसका, जो भी आएगा आंसर आपका किसमें चला जाएगा, मीटर पर सेकंड में। क्लियर, ये आंसर आपका बन जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है,
सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इन पर थोड़ा फोकस आप करें। और बाकी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास जाएंगे, लेकिन जो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास पहुंच रहे हैं उन सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट करिए और उनको लगाने का, उनको प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, तब जाकर कहीं ना कहीं आप न्यूमेरिकल के जो कॉन्सेप्ट उनको समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू।